है उससे हमें वो जो बहन है हमारी, उसने वो उस समस्या का समाधान करने के लिए उस मानव में जो न्याय प्रधान और धर्मशक्ति का जो मूल्य दिए है उसका वहन करना चाहिए और दृढ़ता विद्या और उदारता के साथ उसे अच्छी सबक सिखानी चाहिए। मारना ही तो मारने से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो ताकत भी नहीं रहेगी, ताकत तो जाने दो, लेकिन वो अच्छा भी नहीं है स्वयं के लिए बहन के लिए भी अच्छा नहीं है वो, तो उसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? नहीं क्या वो राक्षस, ये भी राक्षस के इसमें जाएगी कैटेगरी में, नहीं क्या? तो ये हल नहीं है। अब न्याय व्यवस्था है उसका आधार लेना चाहिए, जो अपने भाई बहन है उनकी मदद लेनी चाहिए और स्वयं के के साथ उनके पास पैसा है, कोई शिक्षिका है तो पैसा ले तो किराए से ले तो सुरक्षितता के लिए न्याय व्यवस्था का आधार ले सकते, नहीं क्या? अपने बड़े विचार का आधार ले सकते, जरूरी नहीं उसको मारना। श्याम भाई बताएंगे, पर आप चलते श्याम भाई पीछे है माइक, इधर भी कोई और बहन बताना चाहे? जितेंद्र भाई पहले ये वाला मुद्दा हो गया पूरा, वही मुद्दा है ये बारे में समाज के बारे में कोई बात नहीं, पहले एक बोल करना, नहीं तो थोड़ा कुछ तो अलग होगा, नहीं तो फिर इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आज के इससे रिलेट करना चाहूँगा उस चीज़ को ठीक कि वो जो राक्षस मानव है और ये जो है मानव है, अगर ये स्थिति है तो मानव ने और राक्षस मानव से उसका शोषण तो होने नहीं देना चाहिए। तो उस पति को पूरा मतलब पैसा भी ला के देती है, इसी पैसे से वो पी के आता और इन्हीं को मारता, तो इन्होंने उतना रिवोल्ट तो एक बार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिवोल्ट करना चाहिए, जैसा आपने बोले बिल्कुल एक लगा देनी चाहिए एक बार, तो उससे क्या हो जाएगा? उनको पैसे नहीं देना चाहिए बेसिकली, अगर नहीं देंगे तो उसका मोल वो समझेगा कि वो क्या है। जब उसके लिए वो श्रम करेगा उसको तब समझेगा कि इन्होंने ये जो मेरे लिए कर रही थी उसकी वैल्यू उसको समझेगी, क्योंकि अगर जब तक उसके अंदर वो कृतज्ञता का भाव नहीं आएगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप जैसा बोले उसको बाहर से किसी से शिक्षा देना, ये भी तो बाद में जैसा बोले दीदी ने जैसा बोला कि न्याय मतलब पुलिस के पास जाए वगैरह, वो भी तो बात की स्टेट है। पहले तो घर के घर में अगर ये बात हो जाए, समझ में आ जाए तो अच्छा मतलब अपना खुद का शोषण तो नहीं होने देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? सुरेखा दीदी बताना चाह रहे? सहमत है। तो पहली बात तो देखिए, मैंने जब बताया कि वो जो बहन है वो यहाँ तो नहीं है अभी दीदी, मानव तो ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचेगा। अगर वो मानव की स्थिति में है, समझदार है, तब तो मतलब वो पहली बात तो यहाँ तक बात पहुंचेगी नहीं कि वो पिटने लग जाए, शादी ये तो अभी कौन सी स्थिति में है? राक्षस मानव पशु में, पति राक्षस है और वो पशु है। भाई कमा भी ये रही है, खाना भी ये बना रही है, काम भी घर का सब कर रही है, बच्चों को भी पालन पोषण कर रही है और पिट भी रही है, ऐसा नहीं लगता वो पशु मानव है। वो हमको सुनने में, अपने को एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ऐसी स्थिति में हम कहीं भी हैं कि हमारा शोषण हो रहा है और लगातार कंप्लेंट किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर हैं। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल एक उदाहरण दिया जो है रियल भी है, पर उनको खुद ही समझा है कि मैं तो ये हूँ। वो भय, बस जो दीदी ने बताया वो सही बात है भय ही तो होता ही है पशु में, भय प्रलोभन ये सब रहता है, भय ज्यादा रहता है। तो वो यहाँ पर है और जैसे हमने बताया कि यहाँ जाना रास्ता नहीं, दीदी जो बोले कि उसको राक्षस नहीं बोला, पर करना क्या है? पशु मानव अगर समझता है तो क्या करेगा, समझना शुरू करेगा। ठीक है अकबर भाई, मानव है तो वहां तक पहुंचेगा नहीं है ना, मानव तो पहले ही निपटा
गिरेगा ऐसे हाथ से। वो उतना तो पहचान होगी ना मानव, जो मानव है उसको अगर इतना भी मूल्यांकन करना नहीं आता है ना, तब तो वो मानव ही नहीं, समझदार नहीं। मतलब सिर्फ वो दोनों वो ही घर की बात है, तो वो कभी ना कभी तो क्रूरता राक्षस की तरफ जाएगा, वो वाले पशुमान जाएगा, ऐसा क्या करना चाहिए ऐसा, ठीक है, कभी ना कभी तो जाएगा। ठीक है, विश्वास भाई बताना चाह रहे हैं आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो महिला पशु मानव है उनका जो कार्यक्रम में नित्य चल रहा है वो पीट रही है नीचे, तो उनसे समझदार जो उनके रिलेशन में या पड़ोस में है उनको तो एक बार अपनी आप बीती बताएगी, तब उन समझदार लोगों में अगर समझदार मानव या मानव है तो वो उनको जरूर कहेगा कि आप जीवन विद्या शिविर में आप आए या आपके पति को लेके और मसला समझ लेंगे। पर भाई आप शिविर में आप आ गए हैं, आप उसको समझाओ ना भाई, वो क्या करें? ठीक है, इसका सही जवाब आपको जब कर्म दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा। है? हाँ, है ना भाई, देखो इसके जो दीदी ने बोला वो भी जवाब सही हो सकता है, जो श्याम भाई बोल रहे वो भी बोल रहे हैं, अकबर भाई ने बोला वो भी हो सकता है, और कोई भी थोड़ा बताना चाहते हो समाज को तो चलिए उज्जवल भाई, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास, जैसे हमने पहले दिन सीखा, ऐसा डेटा पॉइंट में ऐसा लगता है कि विश्वास बढ़ाने के काम करने होंगे, कुछ अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशंस के प्लान से कराना होगा। जब होश में हो तब कैसे बिहेव करें उसके साथ, वो प्लानिंग करना होगा। कभी कभी पैसे ना देते हुए उसका बैकअप प्लान बनाना होगा, खुद का फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाना होगा, ताकि अगर हर सारे अलग अलग प्लान्स के लिए अपने आप को रेडी रख के विश्वास बढ़ा के फिर सोल्यूशन कई मुझे भाई ने काफी सोचा। देखिए, अभी हम कह रहे हैं वो पशु मानव है, अब उसने समझना शुरू किया है, ऐसा समझ है ना, तो जैसे जैसे समझ आएगी, पहला काम तो ये गहरे हो जाएंगे, है ना, जो विश्वास भाई आप सबने बताया, और पुलिस से मदद लेना भी, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था है। अभी जब तक समझदारी नहीं है तो पहला काम, अगर जैसे ही वो समझना का शुरू करेगा तो अपना शोषण तो नहीं होने देना, ये सॉल्यूशन तो नहीं है, तो थोड़ा सा भय से मुक्त होगी, जो दीदी ने बताया, मान में है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कुछ स्टेप लिया तो, है ना, तो भाई अपना शोषण नहीं होने देना है, सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं, उसको इतना भी नहीं है, तो दीदी आपने कहा, लेकिन उसको सुधारने की तरफ जाना है, तो पहला काम पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? पुलिस इसी काम के लिए, सब लोग मिलकर उसको देते हैं कि किसी का पति जबरदस्त पीटता है, नहीं जाए पुलिस के साथ, शिल्पा दीदी, हाँ जी जी बताइए, माइक शिल्पा दीदी कुछ नहीं, शिल्पा दीदी, प्रिया दीदी क्या करें, समस्या है सब, फिर जितेंद्र भाई का मुद्दा और ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना वही है जो भैया ने बोला कि पहले समझदारी से काम लेना चाहिए, प्लान ए बी सी जो भी बनाना, हम लोग को बताओ ना भैया, किसी बताओ क्या तो वही उसको पहले समझाना चाहिए, अगर नहीं समझे तो उसका खाना पीना बंद कर देना चाहिए। फिर भी नहीं समझे तो पी के आता है तो घर में आने नहीं देना चाहिए, नहीं है तो फिर संबंध है, रिश्तेदार है, उनसे बातचीत करके समझाना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो पुलिस की मदद ले, और फिर भी नहीं समझता है तो खुद उसमें अलग हो जाए। चलो, इन्होंने ABCD 4 स्टेप बताए, बहुत बढ़िया। शिल्पा दीदी ने जो मैं पहले स्टेप में उन्होंने कहा कि नहीं पहले तो ये सब कर लेना चाहिए, ठीक है, सहमत है दीदी से? चलिए, बाकी आगे का काम आगे बढ़ेंगे तब करेंगे, इतने से काम चला लेते हैं। उन्होंने थोड़ा अपने जो स्टेप्स बताए उसका थोड़ा वर्णन कर दिया, ये खाना नहीं बनाए इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई, और पीटने आए तो अलग हो जाए, अलग होना है, हाँ, तो फिर क्या करें, ठीक है, बढ़िया है, इतने से भी काम चलाते हैं, और फिर अगर वो
समझने को तैयार है तो फिर समझाए, बैठा के शिविर करें, देखो पति क्या होता है। पति का मतलब ये नहीं कि पीटना है। ठीक, जितेंद्र भाई बताइए आपका जो मुद्दा है। मैं तो मेरा प्रॉब्लम बताता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बराबर नहीं आती। मराठी चलेगा आगे? आप मराठी भी बोलते हैं, मैं उज्जैन भाई से, आपको आते हैं मराठी और हिंदी दोनों? आप बताइए जो बोलना है आप बोलिए आराम से। आता जो प्रश्न उपस्थित झालेला आहे की ती बाई दारू, तिचा नवरा दारू पितो, बाईला मारतो, बाई कमाई करते, तर काय करायला पाहिजे सोल्युशन, असा प्रश्न उपस्थित आहे. हा झाला सामाजिक प्रश्न मानवाचा. माझा जो प्रश्न आहे तसाच आहे, परंतु प्राकृतिक आहे. तसं आता मी अध्ययनामध्ये अध्ययन करत आहो आणि थोडीफार आवाज समजेचा आवाज मला होत आहे की मी शेती करत असताना शेतीमध्ये तणनाशक मारायला नाही पाहिजे, प्राकृतिक विरोधी आहे, जमीन कडक होते. परंतु आज पावसाने, आता माझा मुलगाच पाहतोय शेती, निर्णय तो घेतो, पण माझा सल्ला घेत असतो. आता या प्रसंगी पाण्याने फुरसतच केली नाही, डवरण झालेलेच नाही, तण वाढतच आहे. मग अशा परिस्थितीत काय करायला पाहिजे? आता जर प्राकृतिक दोष होतो बा तणनाशक मारलं, त्याने मला समजतही आहे. समजा नाही मारलं, प्रदूषण तर होऊनच आहे, त्याच्यामुळे तेव्हा पाणी येतो आहे, नाही का? हे सामाजिक प्रदूषण आहे, त्याला फॅमिली वॉर्मिंग म्हणतो. हे प्राकृतिक प्रदूषण आहे, हे ग्लोबल वॉर्मिंग, त्याचा तो परिणाम आहे, हे संक्रमण काळ आहे. तर या परिस्थितीत मी काय करायला पाहिजे? समजत असूनही हे चुकीचं आहे हे मला समजते. नाही केलं तर तणच वाढेल, पीक होणार नाही, अशी परिस्थिती माझी आहे. आता म्हणून पहिले समजण्याला प्राधान्य द्यायला पाहिजे हे मला कळते आहे, म्हणून मी याला प्राधान्य देतो आहे, सतत क्लासही करतोय. तर त्या बाईचा प्रश्न आहे, तिनं समजण्याकडे फोकस करावा आणि त्याच्यासोबत प्राधान्य समजण्याकडे द्यावं आणि मग सोल्युशन काढावं. त्याच्यात भले उणीवर तुट्या राहील, पण समजल्यानंतर ते जो काही निर्णय घेईल तो बरोबर आहे. जोपर्यंत समज नाही तोपर्यंत काय करायचा, असा माझा प्रश्न आहे. अंजू दीदी शायद सवाल में बता दें मुझे जो नहीं, मैं क्या सोचता हूँ जिन्होंने समझाया है और जो जवाब देना चाहते हैं वो प्रश्न भी दोहरा देते हैं. चलिए उज्जवल भाई आपको सवाल भी बता दें और उनका जवाब भी देंगे. जो जवाब दिया वो ये दिया कि वो उस औरत को, उस लेडी को समझ के ऊपर काम करना चाहिए. पहले समझ एक बार पूरी हो जाए तो उसके बाद वो जो भी डिसीजन ले वो सही डिसीजन नहीं होगा. सही ये उनका प्रॉब्लम है. प्लस काका जी का जो प्रॉब्लम जो है उनका कि उनके घर पे खेती से इनकम होता है, उनका बेटा भी खेती करता है और जो भी डिसीजन है सलाह काका जी से लेता है. तो अभी जिस तरीके का नेचर में चेंजेस हो चुके हैं, कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी जो सीजनल चेंजेस पहले प्रॉपरली आते थे अब पूरी तरह रैंडम हो गए. इस कारण से उनको खेती में जो आउटपुट मिलना चाहिए प्रॉपरली उतना सही तरीके से नहीं आता. इसके लिए उनको फर्टिलाइजर केमिकल्स की मदद लेनी पड़ती है. ये ले तभी वो कुछ लोगों से प्रॉपर इनकम कर पाएंगे. सही है. हाँ, फर्टिलाइजर तो ये यूज करना पड़ता है केमिकल, उनको ये उनका प्रॉब्लम है. सही बात है. वो तणनाशक यूज नहीं करना चाहते. ऐसा है कि खेत में खरपतवार निकलती है और खरपतवार मैन्युअली भी निकाली जा सकती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे जमीन टाइट नहीं होती. लेकिन खरपतवार नाशक डेवलप हो गए हैं और जो मारने से वो घास फूस तो खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है. अब उनको ऐसा लगता है कि ये तो मैं प्रकृति के विरुद्ध कर रहा हूँ, और अब नहीं करते हैं तो आज की स्थिति में जिस तरह से बारिश चल रही है उसमें मैन्युअल वीड निकालना पॉसिबल नहीं है. ऐसे में फिर इस व्यवस्था को किस तरह से समझे और इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? ऐसा है, बताइए क्या सोल्यूशन इस बात का? हम सारे चलते थोड़ा वेट निकाल के आते हैं. ऐसा तो जब पेस्टिसाइड्स नहीं थे तब क्या करते थे? मतलब पहले भी बारिश तो होती थी,
मतलब मुझे तो बचपन में ऐसा ध्यान है कि हम घर वाले जाते ही थे और वो खुरपी से जो ऐसा बीट है ना, उसको खेत को साफ वैसे ही करते थे। पहले तो ये थे भी नहीं, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स में था ही नहीं पहले, है ना। मुझे लगता है इसका तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। वो बहन का जो इशू है उससे तो सिंपल लगता है ना जितेंद्र भाई। निरंतर बारिश चालू है, न्यायालय भी नहीं गिरता और गुलब से भी नहीं गिरता, निरंतर बारिश शुरू है। मेरे ख्याल से इसमें तो जो ये क्योंकि स्किल का मामला है और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, शायद सुभाष शर्मा जी हैं, है ना, जो इस तरह का काम करते हैं, तो उनके पास है तरह का। मैं कई लोगों को जानता हूँ उसको इस्तेमाल किए बिना भी खेती कर रहे, तो उनके पास वो टेक्निक होगी, उनसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, दो मुद्दे हैं तो इनको समाधान बोलेंगे। जब हम समझ की रोशनी में ऐसे प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं, जीने में जो समस्याएं आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, इसका नाम है समाधान। तो समझने से ही आएंगे। अभी थोड़े कठिन सवाल आ गए, पहले थोड़े आसान सवालों का जवाब लें और देखें कि हमारी जिंदगी में हम अभी तो हालांकि आधा भाग हुआ है, अभी और करना बाकी है, तो अब एक प्रयोग करें, है ना, अपने लिए। किस बताना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो भी एक नोटबुक में ये सोचें कि मेरी जिंदगी में क्या समस्या है, क्या परेशानी है ना, उसका लिस्ट बना सकते हैं 1 2 3 4 5। और अब पहले मुझे क्या लग रहा था कि इनका सॉल्यूशन क्या है या नहीं है। पहले तो ये लग सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, ये तो मजबूरी है, जीना है, ऐसे दुनिया में आए हैं तो अब क्या करें, ऐसा ही है, सब ऐसे ही है। अब वो मुद्दा तो बढ़ गया कमल भाई। अब इस नए ज्ञान की रोशनी में हम हमारे सामने जो समस्या है, क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। हो सकता है उसकी स्थिरता नहीं दिखाई दे, पर उसका अभ्यास करना है, तो इस रोशनी में देखें कि क्या सॉल्यूशन निकल के आता है करने लायक काम। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी शुक्रा बेटा को पूरे लगा, ये समस्या ही नहीं, शादी नहीं हुई, क्या समस्या है, ये जब होंगे तब देखेंगे। शुक्रा और किताई है ना। अभी ज्यादातर हमारा दुख का जो कर्म है कि कैसे बढ़ता है जिंदगी में, ऐसा हम अगर ग्राफ बनाते ना सिंपल, एक तरफ टाइम टी, ये समय और ये हैप्पीनेस है और ये हमारा जन्म है 0। तो सबसे ज्यादा आज की तुलना में जब हम बच्चे थे तो ज्यादा खुश थे कि आज ज्यादा, जब बच्चे थे सबको ऐसा लगता है। तो बचपन का ये समय, तो ये समय खुशी का स्थिर यहाँ पर प्रसन्नता है ना, कोई ना भय है ना चिंता, उस समय कुछ परेशानी है। स्कूल में पहुंचे, खुशी कम हुई कि ज्यादा हुई? हाँ जी, उतनी थी। कॉलेज में गए उतनी रखते, कम हुई कि ज्यादा? उतनी थी। शादी हो गई, ये अपना बताए। अच्छा, शादी हुई फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, अकेले नॉर्मली निरीक्षण परीक्षण सर्वे के आधार पे ये कर्व ऐसा नहीं रहता, ऐसे अब शादी को कहाँ मानते
बढ़ती जाती है और खुशहाली जैसे कि वो कम होती है। अभी ये स्थिति है ना? तो इसको जांचें कि हमारे पास अब इस दर्शन की रोशनी में है ना, क्या सॉल्यूशन हमको नजर आता है। कुछ तो आप चर्चा करते ही, जैसे राहुल भाई गोष्ठी करते हैं, तो ये सब जैसे जितेंद्र भाई ने बताया बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात करते ही, पर वो जनरल होती है ना, वो सामान्य सबके इशू हैं। अब बारिश ऋतु चक्र बदल रहा है तो ये तो बड़े प्रकृति के लेवल की मुद्दा हो गया है ना। परिवार में कुछ झगड़ा है तो परिवार के लिए लिखा हुआ, पर मेरा व्यक्तिगत भी क्या है, मेरे मन की स्थिति कैसी है ना, मैं कितना बोल रहता हूँ, कितना परेशान रहता हूँ, कितना चिल्लाता रहता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, क्या प्रश्न बना रहता हूँ। तो ये स्थिति का सॉल्यूशन क्या है, उसको देखने की जरूरत है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले वो तो एक प्रश्न था, इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता, कोई और क्लैरिफिकेशन मुद्दा जो हमने तब चर्चा, नहीं तो मुझे लगता है बस्ती दर्शन के लिए राहुल भाई इतना पर्याप्त रहेगा, है ना। और आगे जो शिविर होगा उसमें अध्ययन प्रक्रिया भी थोड़ा डिटेल में होगी और इन मुद्दों को और से कवर करेंगे, भी जीवन ज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ है तो बताइए। अच्छा बेटा, उससे पहले स्मिता कोई सवाल? स्मृति क्या? हाँ नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला जो बिंदु है हमारा चर्चा का कि जीवन क्या है और इसका गठन क्या है, स्वरूप क्या है ना? क्या क्रियाएं होती हैं, क्या चाहता है। तो ये सब जितनी भी हमने बात की, ये बात तो सारी हमने पंचचक्र की हो। ऐसा है कि जब भी हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो जीवन का मुद्दा आ नहीं रहा है, तो वो साथ साथ में चलता ही रहा है ना। चाहे देव मानव, पशु मानव, राक्षस मानव की बात करें तो कुल मिला के तो ऐष्णा मुक्त हो जाता है। इसमें तीनों ऐष्णाएं रहती हैं, समझदार मानव में, इसमें लोकेशना रहती है, वो ऐष्णा मुक्त हो जाता है। और उससे पहले तो इच्छाएं हैं बहुत, बिल्कुल बढ़िया है, आपको याद है तो एग्जिस्टेंस में जितनी भी इकाइयां हम देखते हैं ना, वो सब किसी ना किसी नियम को फॉलो करते हैं। जैसे ट्राइंगल है, आप पढ़ाते ही होंगे, तो ट्राइंगल के कुछ नियम होते हैं। कोई भी ट्राइंगल बनेगा तो कैसा भी ट्राइंगल बनाए तो उसका क्या नियम है जी? कोई एक बताए, बहुत सारे लोग एक साथ। तीनों एंगल की टोटल 180 रहेगी। हाँ, एक लक्षण है। कोई भी सर्कल है तो उसका डायमीटर और पेरीमीटर का रिलेशनशिप बनाए, छोटा बनाए बड़ा बनाए, क्या है पाई। तो हर एक उसका एक नियम है ना। कोई भी रचना बन रही है, ऐसे ही जो ये परमाणु है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने थोड़ा, और अगर नहीं है तो याद हो सकता है, याद आ जाए। तो परमाणु का जो गठन है ना, वो किस नियम का फॉलो करता है? पहले तो हम अब जीवन ज्ञान की बात करें। जीवन ज्ञान, तो जीवन के बारे में बात करेंगे कि जीवन क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो एक तो हमने कहा कि जो परमाणु है ना, वो अंशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सबएटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ने बोला कि ये अंश नाम अलग, उनका आचरण अलग है, क्योंकि अलग अलग जगह पर होते एक जैसे
प्रोटॉन इसलिए प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो केवल स्पिन मोशन के साथ है, उसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन का वजन कम इसलिए लगता है क्योंकि वो मोशन में है, तो वजन का मोशन के साथ संबंध है ना। एक कोई चीज मोशनलेस है उसका वजन लेंगे और एक बिल्कुल मोशन में है तो उसका वजन कम हो ही जाएगा, होता है। तो उनका ऐसा ही कहना है कि पहला सिद्धांत है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम बोलते हैं उनकी जो आचरण है अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकक्योंकि अलग अलग जगह पर है, अदरवाइज अंशों सब एक जैसे होते हैं, है ना। तो इसलिए हम केवल अंश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कमल भाई, श्याम भाई, ठीक है। अब परमाणु में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम जीवन के गठन की बात करते हैं। गठन का मतलब है कि इसका है क्या चीज, मतलब अगर हम कहें पानी, है ना, तो पानी किसको कहते हैं? पानी की एक जो बूंद है, कौन है केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर आज कोई है? नहीं तो राहुल भाई बता रहे हैं, इधर कोई H2O, है ना। क्या मतलब H2O का, कौन बताएगा बेटा? चलो, ऐसा होगा कोई आप में से आके चित्र बनाओ, H2O कैसा दिखाई देगा? पानी की एक बूंद अगर बिल्कुल उसको एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो कैसे दिखेगी? गीताई बेटा शायद किताब में बना रहा है, ऐसा बोर्ड पे आके कौन बनाएगा? नहीं बना सकता, कोई तो बताइए। आइए आप पर भाई पॉलिटर, आपको पानी को बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे दिखाना है, हमको बोतल में पता है ना जी, सल्ला दीजिए ऐसे केमिस्ट्री, आप कोई बात नहीं, थोड़ा इतना याद है। तो एक H के दो बनाए, हाँ भाई कौन आप बता रहे हैं? हाँ ठीक है। तो एक तो इसमें सेंटर में होगा, इसका भी सेंटर में रहेगा, है ना। ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इसका ये घूम रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया करवाई के लिए थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, यानी एक साथ दोनों को तुरंत जोड़ दिया हम थोड़ा सा, है ना अकबर भाई। थोड़ा पहले हाइड्रोजन को बताएंगे, ऑक्सीजन को बताएंगे, फिर थोड़ा एक सिंपल चीज। तो हमने जो कल बात की थी कि परमाणुओं से अणु, अणुओं से अणुपिंड बनते हैं, आज हम उसको रिवर्स देख रहे हैं कि जैसे पानी है तो एक अंश बीच में है और एक इसके चारों ओर है। पहले तो इसको H बोलते हैं ना। ऑक्सीजन का कैसे बनेगा? बीच में कितने होंगे? दो और 6, है ना। और बीच में 16, सेंटर में पार्टिकल होंगे ना 16। यहाँ पे है ना, ध्यान दें, यहाँ पे केवल एक पार्टिकल है और एक घूम रहा है, इसके केंद्र में 16 पार्टिकल होंगे। तो मैंने 16 बनाए नहीं, केवल 16 लिख दिया है, नहीं तो समझो ऐसे 16 होगा। और दो पहले इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या परिवेश। थोड़ा सा जीवन तक पहुंचने से पहले जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको तो आसान रहेगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी थोड़ा रिकैप हो जाएगा, है ना, कि परमाणु क्या है, किसको है ना। तो
किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे नागराज जी ने परिवेश शब्द का प्रयोग किया है। तो केंद्र से इसको प्रथम परिवेश बोलेंगे, इसको द्वितीय परिवेश बोलेंगे। तो इसमें एक ही परिवेश है, इसमें दो परिवेश है, और कोई और परमाणु होगा तो उसको भी बताएंगे, उसमें तीन परिवेश हो सकते हैं। ठीक है ना? तो पानी को देखें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और एक और हाइड्रोजन, रिया ने थोड़ा उधर बनाया, इसके साथ में बना दिया। और अकबर भाई ने ठीक बताया, ये जो कक्षाएं ये ओवरलैप करती हैं, साथ साथ रहते हैं, तो ये पानी की एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। इसको एटम बोल रहे हैं, इसको एटम बोल रहे हैं, इसको एटम। तो ये कुछ नियम को फॉलो करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ दो है और इसमें एक ही है, तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इसमें दो, और दूसरे में मैक्सिमम। तो ये नियम है, तो ये भाई लोग बता रहे हैं जिनको। तो दीदी सरला दीदी आपने जान दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है, बिल्कुल है ना। जैसे कोई भी सर्किल है ना, वो इसी नियम को फॉलो करता है कि इसका जो पैरामीटर है ये पाई डी है। शिल्पा दीदी बहुत बहुत वो तो नहीं ना, ऐसा है, पढ़ा होगा आपने, मुझे याद नहीं रहा है, तो भाई पढ़ाई होगी, तो ऐसा है। तो अब जैसे नमक है, हम घर में सब लोग यूज करते हैं, नमक क्या है? NaCl। तो अश्विनी दीदी आपको पता है उसका, आ जाओ थोड़ा बोलो अश्विनी दीदी। तो नमक का सबसे छोटा, सबसे छोटे से छोटा, तो कैसा होता है? ऐसा होता है, पर हमको नमक जैसा दिखता है, इधर इधर से। कहीं पे आप एक नमक का हम चित्र बना के बताइए। हाँ, 2, 8, हाँ, 1 बचा। तो देखो इन्होंने ये नियम एक फॉलो किया, तो 11 ऑर्बिट में होने, 11 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ उसका एक नियम है। हाँ, इसमें 70 नंस होते हैं ऑर्बिट में, इसमें 7। एक इनको आपस में मिल लेते हैं, उपयोगिता पूरकता, और दोनों मिलकर बहुत बढ़िया। अश्विनी भाई एक बार NaCl है, ये चीज आपका किचन में यूज होने वाला नमक है, और होने में बिल्कुल ऐसा है, मतलब अंश है। अब देखिए हमने कहा था कि पदार्थ अवस्था का आचरण कैसा होता है, याद है आपको? अनुसंघीयता कल बताया था, क्या बोलते हैं उसको? मात्रा अनुसंघीय, यानी कि उसके अनुसंघीय की मात्रा से, मात्रा मतलब ये अंशों की संख्या है ना। तो अंशों की संख्या देखिए, यहाँ तक इतने में तो ये और क्लोरीन एक जैसा है, ये वाला भी एक जैसा है, 8 है, इसमें भी 2 है, यहाँ फर्क हो गया, यहाँ 1 रह गया, 7 रह गया। तो इसकी वजह से ये सोडियम है और इसकी वजह से क्लोरीन है, और इधर ये ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है और इसमें 6 रह गए, ये ऑक्सीजन हो गया। तो हर एक का एक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही जीवन परमाणु का भी स्ट्रक्चर है। उसी नियम को, सिद्धांत हमने बताया था, गुब्बारे को हवा भर के जो पीछे भागता है उसका भी सिद्धांत, और जो रॉकेट है जो चंद्रयान भेजा उसका सिद्धांत तो एक ही है। तो गठन का सिद्धांत जड़ परमाणु का और चैतन्य परमाणु का एक ही है।
सिद्धांत देखिए, तो जीवन परमाणु अब कैसा होगा उसको हम रखते हैं। केवल उसमें एक फर्क है, तो जीवन परमाणु में केवल एक अंश बीच में होता है ना, और पहला परिवेश या फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर 2 अंश होते हैं। अब इसमें कितने होंगे अश्विनी दीदी सिद्धांत के हिसाब से? 8। तीसरे परिवेश में कितने होंगे? 18। देखिए 18 ही है, 18। और एक और प्रवेश अगर हो जाए तो इसमें कितने होंगे? 32। मैं यहाँ 32 लिख दूँ, आप चित्र बना लीजिएगा कि इसमें 32 है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ना डिस्टेंस का, यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह वहाँ थोड़ी नजदीक कैसे होगा। और अगर ठीक बनाएंगे तो जैसा ये है ऐसा बना सकते हैं। इसी को हम जीवन परमाणु कहते हैं, इसका नाम है जीवन। जैसे इसका क्लोरीन नाम है, इसका सोडियम नाम है, इसका ऑक्सीजन नाम है, इसका हाइड्रोजन, तो हम सब जो बैठे हुए हैं वो एक्चुअल में इस तरह के परमाणु हैं जीवन। शिल्पा जी ये आप हैं और ये मैं भी हूँ। छुटकू सा इसको छोटा सा एक परमाणु है, केवल इन परमाणुओं में पहचानने निर्वाह करने की क्रिया होती है। स्ट्रक्चर बदलने से है ना, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, इसकी वजह से इसमें चैतन्यता है, तो मानने जानने की क्रिया इसमें हो सकती है। इसका वैसे जो अश्विनी दीदी बताएंगे, इसका नियम होता है 2n² है ना, उसी को ये भी फॉलो करता है, यही है ना 2n²। n का मतलब परिवेश, ऑर्बिट की नंबर। पहला परिवेश है तो 2, दूसरा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरा है तो है ना 3 3 9 दूनी 18, इस तरह से काम होता है। थर्ड ऑर्बिट पे 8 पे कुछ नहीं होगा, 7 है इसमें। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 क्लोरीन थी, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में क्योंकि वहाँ पे थर्ड ऑर्बिट का नियम ऐसा है, अगर वो 18 नहीं बनते तो 8 से भी कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा होता है ना 2 8 8 ऐसा 2 बार आता है, 18 में 2 बार होगा, 2 बार होगा, फिर 32 32 में 2 बार, ऐसा करके 118 हो सकता हो सकता है, वो भी मैंने लिखा है। हाँ। 2 8 8 18 18 32 करके 118 का फिगर परमानेंट का था। वो तो और भी थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आगे जाएंगे तो SPDF से सबसे बताते हैं, तो वो एक अलग तरीका है और वो भी होगा फाइनली, है ना। पर एक परमाणु जिसको हम बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत सारे 118 का स्ट्रक्चर है, आयरन का अलग है, बाद में यूरेनियम थोरियम में जाएंगे तो उनका अलग होता है, रेडियोएक्टिव है ना। तो लेकिन एक परमाणु ऐसा भी है, अब इसके गठन में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है। माइक ये सेंटर पे एक ही उसको जी, ये तो मतलब एज पर केमिस्ट्री लॉस तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसीलिए तो ये अलग है। अगर केमिस्ट्री लॉ को फॉलो करता तो फिर ऐसा ही होता। तो ये भौतिक होते हुए भी अंशों से बने होते भी अलग है, तब तो चैतन्य है। अगर सारे
भौतिक रासायनिक नियमों का पालन करता तो भौतिक रासायनिक इकाई ही होता ना, ये अपने में एक ही है। एक ही, इसीलिए एक ही जाता है नहीं, ये सारे हालत तो ऐसे ही है, ये अकेला ही है। वो कहता है ना एक अकेला सफर, पता नहीं किसके बारे में, मुझे नहीं पता, पर ये जीवन भी अकेली है जैसे ही है। तो अब इसमें जैसे भैया कह रहे हैं कि ये कुछ भौतिक ही है और अभौतिक भी है। भौतिक इसलिए कि सोशल मीडिया बना हुआ है, अभौतिक इसलिए कि सारे नियमों का पालन नहीं करता है ना, तो अलग हो गया ना, इसीलिए अलग है। बाकी सब में जितने ऑर्बिट में होते हैं उसके डबल सेंटर में होते हैं, इसमें उतने नहीं है। इस तरह का अगर कोई और परमाणु बनेगा तो सेंटर में उतने सारे मिलेंगे, पर इसमें नहीं, ये अलग हो। अब इसके नाम दिए हुए इस ऑर्बिट्स के जो अंश हैं, इन सारे अंशों को मिलकर हम कह रहे हैं मन। जो बोर्ड पे पहले ऐसे बनाया तो मन कह किसको रहे? मन का मतलब है ये सारे अंश मिलकर जो क्रियाएं करते हैं, है ना, 32 अंश है, इन सबको मिलाकर नाम दे रहे हैं मन। बुझो भाई, इनको जो बाहर से दूसरा या सेंटर से तीसरा, आप कैसे भी गिने, तो सेंटर से गिनेंगे तो ये चौथा प्रवेश हुआ, सेंटर से गिनेंगे तो ये तीसरा, इसको कह रहे हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब ये जितने 18 अंश मिलकर जो काम करते हैं, है ना, जैसे हम कहें बंग फैमिली, तो जितने माता पिता दादी सबको मिला के कह रहे हैं ना बंग, तो ये सारे मिलके एक परिवार है, अकेले भी है अंश यहाँ पर, लेकिन सारे मिलके जो आचरण करते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। जो तुलन विश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ चयन और आस्वादन की क्रिया होती है, और यहाँ पर तुलन विश्लेषण की क्रिया। ये जो बाहर से दूसरा प्रवेश है, इसको हम चित्त कहते हैं। चित्रण की क्रिया, इच्छा की क्रिया यही होती है। और पहले प्रवेश में जो दो अंश है, इन्हीं को मिलाकर हम बुद्धि कह रहे हैं, और ये जो सेंटर में अकेला है, इसको हम आत्मा कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं। आप चाहे इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, पर उससे परमाणु का स्ट्रक्चर स्वरूप नहीं बदलेगा। नाम बदल देने से नहीं बदलेगा। शेक्सपियर ने बोला ही, इफ यू कॉल रोज बाय एनी अदर नेम, तो रोज की थोड़ी बदल जाएगी। आप इसको आत्मा की बजाय रूप ला लो, है ना, कोई मध्यस्थ पॉइंट बोल दो, इसको कुछ माइंड बोल दो, है ना, या इसको कुछ और बोल दो, डजंट मैटर। इसको पेन बोले, कलम बोले, पानी को पानी बोले, है ना, या जल बोले, नीर बोले, तो पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं बदलता है। इसीलिए इसको मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आप ये उसका स्वरूप है। अमर क्यों है? ये जो स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल है, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं गुजर सकता। बाकी इसके अलावा, और इसी को ही चैतन्य परमाणु भी कह रहे हैं, जीवन भी कह रहे हैं, चैतन्य परमाणु। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये O है, ये H है ना, और ये दीदी ने Na बनाया, यहाँ पे Cl बनाया, ये सब ऐसे ही। तो भौतिक भी है, अभौतिक भी है। तो ये सारे जितने भी 118 प्रकार के उनको जड़ बोलते हैं, और इसको चैतन्य अकेले, इसको चैतन्य। तो इन सब परमाणुओं में भार होता है, और ये भार ही होता है, वेटलेस। अब ये कैसे संभव है? जब अंश है
तो इनमें भार है, इसमें भार नहीं है। कोई लॉजिक नजर आता है पर भाई श्याम भाई? जब आप बोल रहे हो भौतिक नहीं है तो मास नहीं रहेगा उसमें। हाँ जी, भौतिक नहीं है तो मास नहीं रहेगा। पास ही नहीं है। इसीलिए अंशों से मिला जरूर है पर भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और इसमें भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सारे अंश जो घूम रहे हैं तो इनमें मास है नहीं, केवल इसमें है, पर इस अंश का भी मास ये सारे मिलके मास वेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मास और वेट में फर्क है, बाय द वे मास और वेट में तो फर्क है, सबको पता होगा। क्या फर्क है कमल भाई? मास और वेट यानी कि द्रव्यमान, मात्रा और भार में क्या फर्क है? मास है नॉर्मल मास और वो ग्रेविटी के साथ में जो तो वेट होगा। हाँ, मल्टीप्लाई करके वेट डिपेंड करता है हम कहाँ पर है ना, गति में है या कहाँ पर है। तो जैसे अब यहाँ पर मेरा वेट अगर 60 किलो है और मैं चांद पे चला जाऊँ तो कितना रह जाएगा? वहाँ पे कितना वेट होगा? 10/6, 10 किलो। तो जिनको अपना वेट कम करना है वो चांद पे चले जाए और लॉन्ग द स्टोरी है। पर मेरा मास नहीं बदल जाएगा, जो मेरे अंदर में अणु परमाणु सेल है वो उतने ही है। तो वेट मास होते हुए भी वेट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है किसी स्थिति में। तो मास थोड़ी बदला, तो मास तो इसका है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है जो मास है इसका, द्रव्यमान है, मात्रा है इसकी, परंतु वेट नहीं, क्योंकि ये सब गति में है और इतने सारे गति में एक अकेला सेंटर में है तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए भारी है। ये इनको मास है, हाँ मास तो हो, लेकिन भौतिक क्रिया नहीं, मतलब इसीलिए मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्टिव नहीं हो सकता। हाँ माइक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में मास है, हाँ लेकिन भौतिक क्रियाएं इनके ऊपर लागू नहीं होता है, फिजिकल जो तुम बोलते हो, तो उस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर लागू नहीं होगा, इसलिए उसका वेट नहीं होगा। इसलिए उसका वेट बिल्कुल। तो ये और दूसरा लॉजिक, एक न्यूट्रलाइज वाला है ये, क्योंकि है ही नहीं वो भौतिक, उन नियमों का पालन ही नहीं करता है, इसलिए तो भ्रमित हो जाता है। कोई नियम नहीं मानता है, पर कुछ तो नियम मानने पड़ेंगे ना। चलो भौतिक रासायनिक नहीं मानता है तो बाकी के अस्तित्व के मानने पड़ेंगे ना, ऐसा। तो इसको सडनली लगता है तो मैं जीवन रूप में कुछ नहीं मानता भौतिक रासायनिक, ठीक है, बाकी भी तो नियम है, तो फिर उसको पालन करना होगा। तो भौतिक रासायनिक नियम लागू नहीं होते, लेकिन अस्तित्व के जो जागृति क्रम जागृति है वो तो लागू होता है, तो उसका पालन इसको करना होगा। तो इसलिए भारी। और क्या फर्क है इसमें और इसमें? मैंने कल बताया था थोड़ा। गठन पूर्ण है तो विकासीय क्रम में तो एंड इसका जो भी है, मतलब चेतना के क्रम में, जागृति के क्रम में रहेगा। भाई माइक पीछे ही आपकी, ये गठन पूर्ण है तो जैसा विकास के क्रम में ये अंतिम स्वरूप है, यहाँ से जागृति के क्रम में चलेगा। ठीक बात है। तो दूसरा बात ये है कि ये यहाँ पर गठन पूर्ण हो गया है, तो अब दूसरे परमाणुओं से या नहीं मिलेगा। अब हम ये नहीं कह सकते जैसे ये तो सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, अब जीवन क्लोराइड बनाएंगे राहुल भाई, ऐसा नहीं है। जीवन क्लोराइड नहीं बनाएगा या जीवन ऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट है, भार बंधन से मुक्त हो गया है। तो भार ही नहीं हो गया, अणुबंधन से भी मुक्त हो गया। अणुबंधन मतलब परमाणु परमाणु मिलकर जो बनाते हैं उसको नहीं बनाते, इसलिए अपने को अलग अलग रहने लगता है। इसलिए पहले भ्रमित मानव क्या करता है, अलग अलग रहना चाहता है, क्योंकि अलग हो गया है सबसे, अपने जाति से अलग हो गया। पहले ये जड़ जाति में था, अब ये इसकी जाति चैतन्य
थोड़ा अलग सा अकेला सा लगता है इसमें, तो भ्रमित हो गया, नहीं मान रहा है। पर फिर इसमें जागृति आती रहता है कि मुझे आशा पूरी करनी है, तो शरीर को चलाता है। अब ये किसी तो अब ये मैं अगर जीवन हूँ और मैं शरीर में घूम रहा हूँ, तो शरीर से बिल्कुल चिपका नहीं, मैं घूम रहा हूँ, जो खाली जगह है उसमें शरीर में बहुत सारी है, उसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में कुछ बात होगी तो भारहीन है ना, और भौतिक रासायनिक अनुबंधन और भार बंधन से मुक्त है। और आपने ये सब परिचय से में हो ही गया कि ये साधक है, शरीर साधक है, ये सब अलग तो हो गया ना, ये तो हो गया नहीं। अच्छा चलिए मैं कुछ बातें फिर कर देता हूँ इसके बाद, आवश्यकताएं अलग अलग है, इतना हो गया है ना, ठीक है। तो आवश्यकताएं अलग अलग है, एक और है ना, तो जड़ परमाणु या शरीर नश्वर है और ये अमर है, तो गठन पूर्ण है इसलिए अमर है। ये साधक है, साधक मतलब यही शरीर को लक्ष्य को पाने के लिए चलाता है, लक्ष्य जागृति है, समझदारी है। तो शरीर साधन है और जीवन साधन है। दूसरा ये साधक है और साधन है, तो इसको कैसे हम देखते हैं लॉजिकली, मैं साधक हूं और शरीर साधन है, और कैसे इसको तर्कपूर्वक हम देख सकते हैं? हाँ जी, माइक तो ले लेंगे। हेलो, मैं एग्जिस्टेंस में हूँ और जिसमें मैं हूँ वो फिनिश हो चुका है, नॉन एग्जिस्टेंट है। जैसे हम जीवन परमाणु की बात करें, तो जीवन परमाणु एग्जिस्टेंस में हमेशा रहे, बट जीवन परमाणु जहाँ है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। जैसे जीवन अगर शरीर में है, शरीर तो खत्म होगा ही नहीं। हाँ, तो ये हुआ कि भाई शरीर में परिवर्तन होता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है गठन में। हाँ। इस तरह से ये अमर है और शरीर नश्वर है, ये तो बात हो गई। तो शरीर भी बना तो रहेगा ही, लेकिन किसी और फॉर्म में रहेगा, इसके अणु परमाणु कहीं और चिपक जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। पर ये इसी फॉर्म में बना रहेगा। तो ये तो अमृत और नश्वर वाली बात रही। हम कहें शरीर साधन है और जीवन साधन है, तो उसके 3 या 4 विशेषताएं साधन और साधन की। जो साधन होता है सबसे पहले उसमें रिपेयर मेंटेनेंस होती है, तो शरीर में रिपेयर मेंटेनेंस होता है। साधन होता है उसको कुछ रिपेयर मेंटेनेंस है, उसको चलाना सीखना पड़ता है, कैसे यूज किया जाए। तो जीवन ने शरीर को चलाना सीखता ही है हर बार बचपन में। जैसे अब हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ऐसे हमेशा थोड़ी थे। जब बचपन में थे तो हमको किसी ने सिखाया, तो जीवन सीखते हैं उस शरीर को चलाना। अगर उस शेप के में शरीर को चलाएगा तो उसको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही मानव के शरीर को चलाना सीखता है। तीसरा जो साधन होता है वो उसका क्या यूज किया जाए वो खुद डिसाइड नहीं करता है। कार है वो थोड़ी डिसाइड कर लेगी कि मैं कहाँ जाऊँगा, ड्राइवर डिसाइड करता है। तो इसी तरह शरीर का उपयोग किस तरह से होगा ये जीवन डिसाइड करता है। तो ये साधन है और शरीर साधन है। क्लियर हो? शरीर में भौतिक रासायनिक क्रिया होती है और जीवन में जीवन क्रिया होती है, ये सारी। और ये क्रियाएं चलती रहती हैं और शरीर की क्रियाएं अलग अलग चलती रहती हैं। तो इन दोनों क्रियाओं को हम थोड़ा अलग अलग स्थितियों में देखते हैं, है ना। जीवन की क्रिया
क्रिया और ये इधर और ये इधर स्थिति। तो इन क्रियाओं को हम अभी तो आपने पहले जीवन क्रिया देखी, अभी हम स्थूल में पहले इनको देखते हैं, फिर सूक्ष्म में जाते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति जगा हुआ है, ठीक है, एक स्थिति है सोया हुआ है, एक बेहोश और एक मृत। ठीक है, अब इसमें हम 3 क्रियाओं को देखेंगे। एक तो शरीर की क्रिया, क्या क्या है शरीर की क्रिया जो स्वयंस्फूर्त होती रहती है, तो बताएं, एक बार रिपीट कर दें ताकि सबका ध्यान चला जाए। दीदी आपके हाथ में माइक है तो आपको बता देना, तो अंजू दीदी को दे दो, सकीना दीदी, कोई भी बता दे जो सामने है। हाँ जी, चलिए अंजू दीदी बता दो। शरीर की क्रियाएं क्या है? देखना, खाना, चलना, सांस लेना, सांस लेना, रक्त का संचालन, हृदय का धड़कना, ये सब शरीर की क्रियाएं जो अपने आप होती है। शरीर की क्रियाएं है ये हो है ना। और ये शरीर की क्रियाएं हुई, और जीवन की क्रिया आस्वादन, चयन, पुनर् विश्लेषण, चित्रण, ये सब जीवन की क्रिया है। ठीक है, ये तो सब वही है, क्लियर। शरीर की क्रियाएं जो अपने आप होती है, जीवन और शरीर मिलके जो करते हैं वो कौन सी क्रिया है? इसको क्लियर करें एक बार, फिर से ध्यान दें, फिर से एक बार ध्यान दें। खाना खाने के बाद ध्यान देना थोड़ा मुश्किल है, किसी का ध्यान लग ही जाता है। ध्यान देना आसान है, ध्यान लग जाता है। कोई कोई तो समाधि में चले जाता है। तो ऐसे में ये सब थोड़ा कठिन मुद्दा लेके आ जाता है। ये बताओ इसको सॉल्व करोगे, शरीर की क्रिया क्या है? तो शरीर की क्रियाएं जो स्वयंस्फूर्त है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, है ना, रिफ्लेक्सिव एक्शन जो होती रहती है अपने आप, हम उसको नियंत्रित नहीं करते। जैसे हमने अभी लंच किया, थोड़ी देर पहले खाना खाया, वो पच रहा है, पच के मांस खून बन जाएगा, तो हम बना रहे क्या? शरीर अपने आप थोड़ा मुश्किल इनका तो पूछना ही नहीं चाहिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सकीना नाम ठीक है सकीना दीदी, उसको सकीना क्यों कर लेते हैं? हाँ ऐसा सकीना दीदी से पूछेंगे, हम नाम ही नहीं ले रहे। चलो ब्यूटीफुल लाइफ मून हो जाता है ठीक, हाँ बताइए भाई, अर्थ बता देते हैं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। तो ब्यूटीफुल लाइफ मून ये बताइए, आप खाना पचा रहे हैं कि खाना पच रहा है? पच रहा है, अपने आप पच रहा है ना। हम नाखून बढ़ा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपके बाल बढ़ रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये सब अपने आप हो रहा है, हमको पता ही नहीं होता। हमको तो एक दिन पता चलता है इनको कटवा दिया जाए, नाखून बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिनको कटवाना होता है, जिनको नहीं कटवाना होता वो बढ़ते रहते, बढ़ते रहो। हम में से कोई नहीं कहता कि बाल बढ़ गए। तो ये क्रियाएं अपने आप हो रही है ना। जीवन की अलग क्रियाएं, आस्वादन, चयन, पुनर् विश्लेषण, चित्रण, वो बन रहा है, वो अपने आप हो रहा है, वो भी अपने आप हो रहा है, पर वो जीवन में हो रहा है ना। और वो जीवन की क्रिया है, ऐसा लगता है। अब ये क्रियाएं कितनी भिन्न है, नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, खाना पचना, ये अलग है। और आशा, विचार, इच्छा, आस्वादन, चयन, पुनर् विश्लेषण बिल्कुल अलग है। ठीक हो गया। अब जीवन की क्रिया अलग हो गई, शरीर की क्रिया अलग हो गई। जीवन शरीर के द्वारा कुछ क्रिया करता है या दोनों मिलकर क्रियाएं होती है, एक ही बात है भाषा के रूप में। वो कौन सी है? कोई चीज़ हम उठाते हैं, अब जो आपने बोला खाना,
रिप्रोडक्शन और चलना, खाना, देखना, सुनना, ये जीवन शरीर के द्वारा करता है। वो वाली क्रिया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वाली जो क्रियाएं हैं वो दोनों मिलकर करते हैं। तो जीवन निर्णय लेता है सोच विचार कर और शरीर के द्वारा। तो ये क्रिया बिल्कुल अलग हो गई। 3 तरह की क्रिया होगी। तो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। शरीर की क्रिया बिल्कुल अलग, जीवन की क्रिया बिल्कुल अलग, और दोनों मिलके जो करते हैं वो बिल्कुल ही अलग है ना। चलना, ये मैं जीवन में निर्णय ले रहा हूँ, भाई ये पैर उठ, मैं पैर को थोड़ा इधर 10 मिनट, तो ये जीवन निर्णय लेना शरीर से हो रहा है। तो ये दोनों की क्रिया होती है। मैं दोनों के लिए क्रिया शरीर की, जीवन की, दोनों की। ठीक है, अब बताइए, अब आपको ये रिडल सॉल्व करनी है। मैंने तो बना दिया है, मैं पूछूंगा आपसे, आप बताइए। अगर आपको ये क्रियाओं का पता चल गया है, अपने में देखते हैं तो इन क्रियाओं की स्थिति कौन सी स्थिति में कैसी होती है। ठीक है, शरीर की क्रिया जगे हुए में हो रही है, अभी मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। जगे हुए बैठे हैं, शरीर में हो रही है कि नहीं हो रही है? कितने लोगों को लग रहा है हो रही है? थोड़ा हाथ, बढ़िया, ठीक है। समझे? सोए हुए व्यक्ति में हो रही है, बेहोश हो रही है, बहुत आसान। मरे हुए में नहीं हो रही। अब उनमें क्रियाओं का रूप बदल गया। क्रिया तो शरीर में हो रही है पर खाना पच नहीं रहा है। अब विक्टिम शुरू हो गया, मांस का पानी बन रहा है, बदबू आएगी, डिजेनरेशन हो गया, तो वो अलग तरह की क्रियाएं शुरू हो गई, वो तो रही। पर जिनको हम शरीर नहीं बोलते, फिर उसको हम सब बोलते हैं, डेड बॉडी नहीं है, लिविंग बॉडी नहीं है, वो डेड बॉडी है। तो उसकी क्रियाएं भी अलग है ना, डिजेनरेशन हो गया। अब जीवन की क्रियाओं को देखते हैं। ठीक है, जगे हुए व्यक्ति में हो रही है, सोए हुए में विचार चलते हैं, नहीं हो रही, नहीं हो रही। अच्छा चलिए वोटिंग करते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि सोए हुए व्यक्ति में जीवन की क्रिया हो रही है? हाथ काफी ठीक है। और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो गया। जिनके हाथ देने मना कर रहे तो हो गई, अब हो गया सब मेजर ठीक है। अब क्या किया जाए, शुद्ध हो गए, पर वो ठीक हुआ। भैया सांस लेना तो शरीर का होगा, जीवन तो शरीर का है, नहीं जीवन की क्रिया में कैसे? उदाहरण कैसे? सोए में कुछ क्रिया हो तो उसको अरे तो अब ये बताइए भाई कि जिन्होंने हाथ उठा के मैंने पूछा था सोए हुए व्यक्ति में जीवन क्रियाएं हो रही है, किन किन को लगता है कि सोए हुए व्यक्ति में जीवन क्रियाएं हो रही है? थोड़े हाथ नीचे रह गए। तो शुक्रा दीदी बताइए कैसे, मतलब ये क्रिया हो रही? कमल भाई पूछ रहे कि सोए हुए व्यक्ति में जीवन क्रिया कैसे होगी? शुक्रा बेटा बताइए। सपना देखते हैं। सपना तो इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं। चित्त में बहुत बढ़िया, कमल भाई सपना चल रहा है। दूसरा, आप सोए हुए हैं, है ना, और रात में किसी मच्छर ने हिम्मत की, किसने निपटाया? आपका तो हाथ खून से सुबह मिले हुए कुत्ते हैं, लगे आप ही ने मर्डर किया था ना, उस समय नहीं पता था, तो निर्णय हुआ जीवन में कि मच्छर है, आप सोते सोते, क्योंकि जीवन जगा हुआ है और जीवन में क्रिया हो रही है। ठीक है ना? बेहोश व्यक्ति में
उज्जवल भाई का उसमें है जी एक्सीडेंट हुआ, तो आप बताइए क्या हुआ था एक्सीडेंट और आप बेहोश हो गए? नहीं माइक सीधा रोड पे गिरा और क्योंकि कुछ महीना होगा रह गया और उसके बाद पूरा बस ही गया। राहुल भाई आप बताइए। अच्छा कोई और? राजेश भाई बताएंगे। राजेश भाई मुझे और कोई ऐसे मैंने SCCU में बहुत सारे लोगों को जब पूछा है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बताया जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बेहोश किया और उसको लग रहा था कि वो कुछ तो हो रहा है, कुछ काटा जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ऐसा बहुत लोगों को ऐसा पता चला है। हमारे एक मित्र का कार में एक्सीडेंट हुआ था, वो बता रहे थे कहीं तो कोई उठा के लेके जा रहे हैं, है ना, उस तरह की बात बता रहे हैं। देखिए जीवन है तो क्रिया तो होगी, क्रिया का होना एक बात है और क्रिया को व्यक्त कर पाना दूसरी बात है। तो व्यक्त बिल्कुल नहीं होता है ये, है ना, पर क्रिया तो हो रही होती है। यशवंत भाई कुछ बताना इनमें भी वो जागरूक रहता है, तो मैं शरीर होता है। हाँ मानव बेहोश है, हाँ बेहोशी तो होती है ना कोई चीज, तो क्या होगा बेहोशी में? होता क्या है बेहोश का मतलब क्या है? मेरी समझ से जीवन शरीर को इसी शरीर को धारण करता है जिस शरीर में एक बुद्धि मेदस्थ हो, और जब मानव बेहोश होता है तब मेदस्थ कुछ समय के लिए कार्य करना छोड़ देता है। उसी समय जीवन उतने समय जो कुछ चल रहा है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और जब वो होश में आता है पूर्वरत से वो कार्य करने लगता है और रिकॉर्डिंग किया हुआ डाटा कनेक्ट करने लगता है। सर जब बेहोश हुई थी मैं तो उस वक्त में मतलब आजू बाजू में क्या हो रहा है और सभी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर मैंने मेरे हाथ पैर हिलाने की क्षमता को खो दिया था। मतलब बेहोश होने के बाद जब मैं अच्छी अवस्था में थी तभी मैं हाथ पैर बहुत टाइम तक नहीं हिला पा रही थी। एक बार और नाम बताया तो ये निशा निशा तो निशा हाँ यही बात जब बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है तो ये लोग भी बोलते हैं कि हमको सब समझ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, पर हमारे हाथ पैर रिस्पॉन्स नहीं देते। मतलब बुद्धि तो वर्कआउट कर रही है वहाँ पे, बट शरीर जो क्रियाएं हैं शरीर की, बाकी शरीर की बुद्धि को छोड़ वो नहीं हो पाती। हाँ, जिसको आप बुद्धि कह रहे हैं उसको जीवनी कह रहे हैं, मस्तिष्क के माध्यम से है ना। तो जो आपको बताइए होगा है ना, ब्रेन है और इधर जीवन है ना, और इधर बॉडी है। ये वैसे सारा ही बॉडी है, ब्रेन भी शरीर का ही भाग है। तो बॉडी में इतना पार्ट ब्रेन है और इधर सेंसेस है, बॉडी में सेंसेस है, ज्ञानेंद्रिय है ना। तो कैसे चीज होता है कि बॉडी में यहाँ पे कुछ भी होता है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है, सेंसेस के द्वारा, है ना। ब्रेन को कौन रीड करता है? जीवन रीड करता है। तो इसने रीड किया, यहाँ पे क्या हुआ? निर्णय हुआ, और निर्णय होकर इसने फिर वापस ब्रेन को भेजा और फिर नर्वस सिस्टम के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा काम हुआ। हाथ पैर जैसे इनपुट लेने का काम ज्ञानेंद्रियों से होता है, इनपुट है ना कि बॉडी में क्या हुआ, तो ये सेंसेस के द्वारा ब्रेन को गया,
ब्रेन से जीवन को गया और जीवन ने निर्णय लिया और वापस ब्रेन को भेजा, कर्मेंद्रियों को गया नर्वस सिस्टम के द्वारा और काम हो गया। जीवन भी तो बॉडी में है ना। जीवन अभी मैं इसको अलग से बता रहा हूँ ना, बॉडी का भाग नहीं है, बॉडी में जीवन नहीं है, जीवन में बॉडी है। जीवन घूमता रहता है पुंजाकार, पुंजाकार पता है नहीं पता, कोई बात नहीं, आप मुझे बताते रहिए उसको मैं कवर कर लूँगा। हाँ वो नहीं होना, चलिए मैं उन सब चीज़ों को कवर कर दूँगा, है ना। तो पहली बात तो ये हुआ, चलो पहले है ना इस चार्ट को पूरा करें फिर उन सबको पूरा करो, नहीं तो ये चार्ट थोड़ा रह जाएगा ना, या चार्ट को पहले कर लेते तब तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है ना। तो एक तो ये कौन है? बॉडी और ये वाला जो जीवन है ये इसमें है, कहाँ है? अब ये जीवन इस बॉडी के अंदर या बॉडी के चारों ओर इस आकार में घूमता रहता है लगातार, ये वाला। अब ये वाले को मैंने रिप्रेजेंट डॉट से किया है, तो मैं इस शरीर में ऊपर से लेकर नीचे इसी आकार में घूमता रहता हूँ लगातार पूरे शरीर में, और कम्युनिकेट ब्रेन के द्वारा करता हूँ। तो कमल भाई ने वो कहा एक जगह कहीं नहीं हूँ, तो इसको क्या ऑरा बोले सर? और एक अलग चीज है, जो बाहर जैसा आप बता रहे हैं उसके भीतर शरीर है, तो फिर ऑरा भी तो बाहर है। ऑरा तो ये है कि जीवन की जो क्वालिटी है उसका कुछ इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट को आप कैप्चर करते हो तो उसको कह सकते हैं ऑरा। अगर उसका कोई तरीका है पहचानने का कि भाई व्यक्ति की क्षमता कैसी है तो उसको कुछ एनालॉजी से बताना है। ऑरा और शरीर के बीच में और एक ये है नहीं, ऑरा बिल्कुल अभी ऑरा को छोड़े, ऑरा अभी यहाँ के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं होगा, पर वो जो है वो जीवन की कोई क्वालिटी को पकड़ने का तरीका है। पर इसको ऑरा नहीं कह रहे, इसको कह रहे हैं कुंज, कुंजा। जीवन जहाँ भी रहेगा, ये वाला बोर्ड पे हमने ऐसे बना दिया, पर ऐसा हमेशा ऐसा होता नहीं, होता जिस भी शरीर को चला रहा होता है उसी फॉर्म में बना रहता है। तो मैं जो हूँ, मैं एक्चुअल में पूरा का पूरा इस शरीर की तरह, अगर अपने लिए मैं कहूँ कि मान लो सडनली ऐसा हो जाए, है ना, यहाँ पे 1000 वोल्ट का झटका लगे और मैं तुरंत राख बन जाऊँ, ऐसा हो जाए तो राख नीचे रह जाएगी और मैं ऐसा खड़ा होकर पेन चलाने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं चला है कि मेरा हाथ बात नहीं है। अभी तो मैं उदाहरण के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहूँगा और ऐसे चलने की कोशिश करूँगा और चलता भी रहूँगा कुछ देर तक, पर ये थोड़ी बचेगा मेरे हाथ में, वो इसका कुछ चित्र बचेगा, कल्पना बचेगी, चित्रण जो बना हुआ है वो बचेगा। मैं मतलब ऐसा चित्रण बनाऊंगा कि मेरे हाथ में पेन है नहीं। तो ये जो शरीर के को चलाता है कुंजाकार, कुंज का मतलब हम, अब जैसे ये पंखा है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इसमें कितनी पंखुड़ी है? 3। जब ये चल नहीं रहा था तब पता था, अभी गिन सकते हैं। अभी ये कौन सा आकार है? अब एक प्लेट जैसा दिख रहा है, इसको कुंज बोल रहे हैं। ऐसे ही बच्चे लोग फुलझड़ी चलाते हैं, एक नॉक पे चला दी और ऐसे घुमाते हैं तो आग का गोला बन जाता है, और वो कुंज है। तो ऐसे ही कुंज है। राहुल भाई आप कुछ बताएं भाई। हाँ, सुबह सैटरडे सुबह स्कूल रहता था, हम लोग 6 बजे निकले स्कूल के लिए, और यहाँ एक तलेगांव के आगे एक्सीडेंट हुआ। उसमें 2 जो कंटेनर है जिसका वो नीचे का डाला अलग रहता है
कैबिन है उनका वो एक दिन में पूरा चला गया। फिर हमने उसमें से जो उनका ड्राइवर कंडक्टर दोनों इसमें दो ही अच्छा दो तो गए थे, दो थे आवाज़ दे रहे थे। तो हमने बाहर निकाला तो एक का पैर जो है पूरा लटक रहा था, अच्छा खाली मास्क पे लटक रहा था, उसकी हड्डी टूट गई और मास्क पे लटक रहा था। तो हमसे बात कर रहा है, भैया भैया ऐसा हुआ, उधर से गाड़ी आई और ये हुआ वो। और फिर जब उसने उसके पैर की तरफ देखा तो उसके बाद वो बोल ही नहीं पाया। तो भैया अब थोड़ा सा इसकी दृष्टि से देख रहे थे, इसके पहले भी कुछ सूचना थी कि भाई किसी का पैर कट जाता है। तो बहुत बार ऐसा लगता है, हमारे पिताजी को ये हुआ था, पैरालाइज हुए थे, मैं उनके बाजू में सोया था, 2 दिन रावे हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो उनको लगा कि भाई ये 2 दिन से मेरे साथ जग रहा है और उनको रात में यूरिन होने का लगा कि भाई यूरिन करना है, इसको क्यों उठाओ, है ना। वो खुद ही उठने के लिए खुद ही उठने का प्रयास किया, जबकि वो पैरालाइज हो गए तो पता भी था उनको, और खुद ही उठने का प्रयास किए और गिर गए। फिर मैंने पूछा बाबा असं का केलं बाबा तुम्ही, तो मला तर लक्षात नाही आलं की बाबा मी उठून चालू नहीं शकत, मैं उठ के चल नहीं सकता हूँ। मैं मतलब ऐसा माने रहता हूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं भाई वो रात का खुला होकर नीचे गिर भी गया तो मैं मानता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ और मैं लिखते रहता हूँ। अभी क्या है कि ये थोड़ा सा लगने में है